नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे LBS स्कूल भादरा के YouTube चैनल पे। पिछले वीडियो में अपनों ने बात की थी कि अनुप्रास अलंकार क्या होता है, अनुप्रास अलंकार के भेद, उनकी परिभाषाएं और विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से उसको समझा और आपने वो वीडियो देखा भी होगा और आशा है, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। और हम यही चाहते हैं कि आपका जो ज्ञान है उस ज्ञान को और अधिक बढ़ाना हमारी कोशिश रहेगी और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया उदाहरण देने की आपको कोशिश करेंगे और सरलता से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और इसी सिलसिले में अपने अब चलते हैं अनुप्रास अलंकार के बाद में जो शब्दालंकार है उसके दूसरे अलंकार जो अपने सिलेबस में है कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य में, यमक अलंकार। उस यमक अलंकार पे चलते हैं। तो देखिए, शुरुआत करते हैं नंबर 2, यमक अलंकार। देखो मित्रों, एक चीज आपको चिन्ह लेनी बहुत जरूरी है, वो ये कि अनुप्रास और यमक ये दोनों ही शब्दालंकार हैं, परंतु अनुप्रास अलंकार की बात करें तो उसमें वर्णों के माध्यम से काव्य में सुंदरता लाई जाती है, जबकि यमक अलंकार में शब्दों के माध्यम से सुंदरता लाई जाती है। यमक अलंकार को परिभाषा देने से पहले मैं अपने हिसाब से बता देता हूँ, अपने अनुसार आपको बता देता हूँ कि यमक अलंकार के अंतर्गत ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाता है जो अनेक बार आए, जिसकी आवृत्ति बार बार हो, एक से अधिक बार आए, और उसका अर्थ है वह प्रत्येक बार क्या रहे, भिन्न रहे। वहीं पे क्या होता है, यमक अलंकार होता है। इसके अलावा कई बार काव्य के अंतर्गत पूरा शब्द न आकर उस शब्द का कुछ अंश आ जाता है, उस अंश के अंतर्गत भी, उस परिस्थिति के अंतर्गत भी क्या होता है, यमक अलंकार होता है। मैं परिभाषा आपको बता देता हूँ, परिभाषा क्या रहेगी, देखिए। परिभाषा जब कोई शब्द अनेक, एक से अधिक, बार आए। देखिए, जब कोई शब्द अनेक, एक से अधिक बार आए तो वहां यमक अलंकार होता है। कई बार पूरा शब्द न आकर उस शब्द का कुछ अंश आ जाता है। वहां पर भी यमक अलंकार होता है। ठीक है मित्रों, कि जब कोई शब्द अनेक, एक से अधिक बार आए तो वहाँ यमक अलंकार होता है।
कई बार पूरा शब्द न आकर उस शब्द का कुछ अंश आता है, वहां पर भी यमक अलंकार होता है। परंतु उस शब्द का अर्थ प्रत्येक बार भिन्न होता है। परंतु उस शब्द का अर्थ प्रत्येक बार भिन्न होता है। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि जब कोई शब्द अनेक बार आए और प्रत्येक बार उस शब्द का अर्थ क्या रहे, भिन्न रहे, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। कई बार पूरा शब्द न आकर उस शब्द का कुछ अंश आता है, वहाँ पर भी यमक अलंकार होता है। ऐसे भी आप लिख सकते हो। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 1, ठीक है। मूर्ति मधुर मनोहर देखी। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, बेउ विदेह विदेह विसेखी। ये प्रथम उदाहरण है मित्रों। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेह विदेह विसेखी। अब देखो, परिभाषा के अनुसार एक शब्द अनेक बार आया है। कौन सा शब्द? विदेह विदेह। तो आप कह सकते हो कि यहाँ विदेह शब्द है, उसमें क्या है? यमक है। क्या है? यमक है। अब इसे कैसे बताओगे कि इसके अंदर यमक अलंकार है? कैसे प्रूफ करोगे? तो अपने को ये पूरा देखना पड़ेगा कि मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेह विदेह विसेखी। अब इसमें अपने को अर्थ इसका पता लगाना पड़ेगा कि दो शब्द एक जैसे आ गए। प्रथम विदेह का अर्थ क्या होता है? ये विदेह का अर्थ होता है राजा जनक। जो राजा जनक थे, तो प्रथम शब्द राजा जनक जी के लिए आया है, ठीक है। और दूसरा शब्द विदेह, विदेह मतलब देह रहित, देह रहित, या कह सकते हो सुधी भूला हुआ, सुधी भूला हुआ। मतलब कि राजा जनक की एक बार ऐसी परिस्थिति हो गई थी कि उनका जो शरीर था वो एक मूर्ति के समान लग रहा था और बड़ा मधुर लग रहा था, मन को हरने वाला था, ठीक है। तो वो जो राजा जनक थे, विदेह जी थे जनक, तो उनका जो शरीर था वो देह रहित लग रहा था। देह रहित का अर्थ मतलब सब कुछ भूला हुआ। अब वो सीता जब चली जाती हैं, सीता जी चली जाती हैं, तब वो सुधी भूल गए थे, अपने शरीर की देखभाल करना भूल गए थे। इसलिए विदेह का अर्थ क्या हो गया? देह रहित, सुधी भूला हुआ। अब यहाँ पे शब्द एक जैसे आए हैं, लेकिन अर्थ प्रत्येक बार क्या है? इनका भिन्न है। ये उदाहरण समझ में आ गया। इससे और सरल उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे देखिए, एकदम सरल उदाहरण लेते हैं अपना, एक गाना लेते हैं। जैसे सजना है मुझे सजना के लिए, एक नायिका है और ये गाना आपने सुना भी होगा कि सजना है मुझे सजना के लिए। अब इसमें देखिए, जो सजना शब्द है वो कितनी बार आया है? 2 बार आया है,
ठीक है, मतलब इसमें यमक अलंकार है क्योंकि एक जैसे शब्द अनेक बार आए हैं, 2 बार आए हैं, आपके सामने हैं। अब इसका अर्थ अपने को जानना है। अब वो नायिका क्या कह रही है कि सजना है मुझे, तो पहला सजना, फिर दूसरा सजना, ठीक है, इसका अर्थ देख लेते हैं। तो इस पंक्ति को देखिए, सजना है मुझे, सजना मतलब लाली पाउडर लगाना, ऐसे लिपस्टिक लगाई किया, बस शीशे में देखा ये, ठीक है, तो वो क्या हो गया, सजना। तो इसका आप लिख सकते हैं श्रृंगार करना। क्या करना, श्रृंगार करना। आजकल तो नाखून पालिश भी बहुत रंग की चलती है, लाल, पीली, नीली, काली, उफ, देखो ना। तो पहले सजना का अर्थ श्रृंगार करना। अब आगे मुझे सजना के लिए, किसके लिए सजना है उसको, सजना के लिए, मतलब उसका प्रियतम आ रहा है और वो कह रही है मुझे सजना है, श्रृंगार करना है। तो दूसरे सजना का अर्थ क्या हो गया, प्रियतम। क्या हो गया, प्रियतम, स्वामी, ठीक है। तो प्रथम सजना का अर्थ हो गया श्रृंगार करना और दूसरे सजना का अर्थ हो गया प्रियतम। तो मेरे ख्याल से ये उदाहरण आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि यमक अलंकार क्या होता है, कि जहाँ पे एक जैसे शब्द अनेक बार आ जाए, 2 या 2 से अधिक बार आ जाए और अर्थ उनका प्रत्येक बार भिन्न रहे। चलो एक उदाहरण और देखते हैं जो आपका हमेशा से फेवरेट रहा है, जो आपने काफ़ी सुना होगा, वो देखते हैं। कनक, कनक ते 100 गुना मादकता अधिक आए। मित्रों ये उदाहरण तो बहुत ज़्यादा सुना हुआ होगा आपका, तो इसको पूरा देख लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। कनक कनक ते 100 गुना मादकता अधिक आए, वा खाए बोराए जग, वा पाए बोराए। तो ये देखिए, कनक कनक ते 100 गुना मादकता अधिक आए, वा खाए बोराए जग, वा पाए बोराए। कि अब इसमें ये दे रखा है कि ये 2 वस्तुएं हैं, इनमें क्या होती है, 100 गुना मादकता क्या होती है, अधिक होती है, ठीक है। कैसे, एक वस्तु में दूसरी वस्तु से 100 गुना अधिक मादकता होती है। कैसे, कि वा खाए बोराए जग, वा खाए बोराए जग, मतलब जिसको खाने भर से क्या हो जाता है, संसार पागल हो जाता है। वा पोराए, वा पाए बोराए, और एक कनक को क्या करने से, सिर्फ पाने भर से क्या हो जाता है, संसार पागल हो जाता है। एक को खाने भर से पागल और एक को पाने भर से पागल हो जाता है। और अपने पास एक जैसे शब्द आ गए 2, कौन कौन से, एक तो पहला कनक, एक दूसरा कनक, ठीक है। तो ये 2 कनक हो गए अपने पास। ये 2 शब्द इसमें एक जैसे आए हैं, लेकिन अर्थ इनका प्रत्येक बार क्या है, भिन्न है, ठीक है। कनक कनक ते 100 गुना मादकता अधिक आए, इसमें पहले कनक का अर्थ तो हो जाएगा सोना और दूसरे कनक का अर्थ हो जाएगा दतूरा, ठीक है। तो इसमें क्या दे रखा है कि एक कनक मतलब जो दतूरा है उससे अधिक सोने के अंदर क्या होती है, 100 गुना मादकता अधिक होती है। क्योंकि दतूरे को मतलब पहले कनक को सिर्फ खाने भर से क्या हो जाता है, संसार पागल हो जाता है। और जो सोना है, देखो दतूरे को खाया जाता है और सोना, सोने का अर्थ सोना ही नहीं होता,
संपत्ति से भी इसका अर्थ लिया जाता है। तो सोना या संपत्ति को पाने भर से क्या हो जाता है, संसार पागल हो जाता है। तो दो शब्द आ गए और दोनों शब्दों का अर्थ प्रत्येक बार क्या है, भिन्न है। ठीक है, ये समझ में आया होगा। चलो एक उदाहरण और देखते हैं अपने। एक उदाहरण है काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा। अब ये वापस देखिए, दो शब्द आ गए, घटा घटा। अब इस पंक्ति के अर्थ के अनुसार अपने को इसको समझना है। ठीक है, कैसे? काली, काली मतलब काले रंग की, घटा मतलब बादल का, घमंड, घमंड का मतलब गर्व, घमंड का मतलब अहंकार हो जाएगा, घटा मतलब कम हो गया। ठीक है, घटना मतलब कम होना। तो प्रथम घटा का अर्थ क्या हो गया, बादल। ठीक है, पहली घटा का अर्थ क्या हो गया, बादल, और दूसरी घटा का अर्थ कम हो गया। ठीक है, तो मित्रों ये तीन उदाहरण आपके समक्ष रखे हैं। प्रत्येक में शब्द अलग अलग रहता है, शब्द एक जैसा आता है, परंतु जो उसका अर्थ है वो क्या रहता है, प्रत्येक बार भिन्न रहता है। अब यमक अलंकार के भेद अपने देख लेते हैं। ठीक है, देखिए यमक अलंकार के भेद। यमक अलंकार के भेद, पहला है अभंग। पहला क्या है, ए का मतलब नहीं, भंग का मतलब तोड़ा हुआ, जो तोड़ा हुआ नहीं होता, मतलब सीधे सीधे अपने को समझ में आ जाए। ठीक है, ए का मतलब नहीं, भंग का मतलब तोड़ा हुआ, मतलब जब काव्य के अंदर शब्द आएगा तो वो आपका तोड़ा हुआ नहीं आएगा, मतलब सीधे सीधे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं, पूरा शब्द आना, पूरा शब्द आना। तो ये सीधे सीधे आप लिख सकते हैं, पूरा शब्द आना। पूरा शब्द आना या पूरे शब्द की आवृत्ति होना। तो इसमें मैंने आपको उदाहरण बता दिए थे तीन, वो सब अभंग में ही आते हैं। एक उदाहरण और बता देता हूं, तीन बेर खाती थी वे, तीन बेर खाती है। नग्न जड़ाती थी वे, नग्न जड़ाती है। देखिए मित्रों, ये उदाहरण है, तीन बेर खाती थी वे, तीन बेर खाती है, नग्न जड़ाती थी वे, नग्न जड़ाती है। देखिए मित्रों, इसके अंदर मैं आपको इसका अर्थ बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको बता देता हूँ कि जब शिवाजी महाराज ने मुगलों पे हमला किया था, उस समय की स्थिति का वर्णन किया गया है कि पहले की स्थिति क्या थी आक्रमण करने से पहले, और आक्रमण करने के बाद में मुगलों की स्त्रियों की स्थिति क्या है। यहाँ पे मुगलों की स्त्रियों की जो स्थिति है उसके बारे में वर्णन किया गया है। देखिए, तीन बेर खाती थी वे, थी आ गया मतलब आक्रमण से पहले की बात, तीन बेर खाती हैं, और आक्रमण के बाद की क्या स्थिति है वो देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अपने को ये शब्द देखना है बेर। जो बेर शब्द है वो कितनी बार आया है, दो बार, और नग्न शब्द है वो भी कितनी बार आया है, दो बार आया है। इसको देखते हैं अपने कि देखो, जब आक्रमण नहीं था, उस समय जब आक्रमण नहीं किया गया था, तो उस समय जो मुगलों की स्त्रियां थी वो तीन बेर मतलब तीन बार। तो प्रथम बेर का अर्थ क्या हो जाएगा,
पहले बेर का अर्थ हो जाएगा बार। तो 3 बार अच्छे अच्छे भोजन करती थी, जैसे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। ठीक है, मतलब 3 बार वो भोजन करती थी, अच्छे अच्छे भोजन करती थी, 56 भोग करती थी। वे 3 बेर खाती हैं। फिर दूसरा बेर आ गया, जब आक्रमण हो गया है तो मुगलों की स्त्रियां पहाड़ी क्षेत्र में भाग गई हैं। अब पहाड़ी क्षेत्र में बेर के अलावा तो क्या मिलने वाला है? बेर, तो मतलब बेर नाम का फल, बेर नाम का फल। दूसरे बेर का अर्थ हो जाएगा बेर नाम का फल, पहले बेर का अर्थ हो जाएगा बार। अब देखिए 3 बार खाती थी, वो 3 बार खाती थी, वे 3 बेर खाती हैं। अब आक्रमण के बाद उनकी स्थिति क्या हो गई है? अब वो 3 बेर खाकर ही क्या कर रही है? अपना काम चला रही है, अपनी भूख मिटा रही है। आगे देखिए, नग्न जड़ाती थी, वे नग्न जड़ाती है। तो पहले नग्न का अर्थ क्या हो गया? नगन मतलब नगीने। जब वस्त्र पहनती थी तो उसमें नगीने, नग, विभिन्न प्रकार के नग, हीरे मोती, पन्ने जड़े रहते थे। ठीक है, वे नगन जड़ाती है। अब जब आक्रमण हो गया है, जब वो पहाड़ों में भाग गई है, तो नगन मतलब बिना वस्त्रों के ही। इसका अर्थ तो क्या हो गया? नग मतलब मोती, नगीने, मोती नगीने, हीरे मोती नगीने हो गया। दूसरा नगन, बिना वस्त्र के, बिना वस्त्र के। देखिए, तो पहले वो क्या करती थी? अपने कपड़ों में विभिन्न प्रकार के नग जड़े हुए वो अपने वस्त्र पहनती थी, लेकिन जब से आक्रमण हुआ है, पहाड़ी क्षेत्रों में रहने लगी है, तो वो बिना वस्त्रों के ही भ्रमण कर रही है। तो ये शिवाजी महाराज का शौर्य था। अब ये उदाहरण आपने देख लिया। एक उदाहरण आपको देता हूं मैं, ये तो हो गया अभंग अलंकार का। एक सभंग अलंकार का मैं उदाहरण देता हूं। अब बात करते हैं सहभंग। सहभंग का मतलब सहित, भंग मतलब तोड़ा हुआ। ठीक है, जहां पे शब्द को क्या करना पड़े? तोड़ना पड़े। तोड़ने के पश्चात ही अपने को क्या प्राप्त होगा? यमक अलंकार प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? शब्दांश के द्वारा यमक की प्राप्ति, यमक प्राप्त होगा। शब्दांश के द्वारा यमक प्राप्त होगा, या कह सकते हैं शब्द को तोड़कर अर्थ की प्राप्ति, अर्थ की प्राप्ति। या तो या लिख सकते हो शब्द को तोड़कर अर्थ की प्राप्ति होगी। जैसे देखते हैं कि आपने वो सुनी होगी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी है। उसी की एक पंक्ति से अपने ये समझते हैं, यों पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ गंवानी थी। यों पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ गंवानी थी। अब इसमें यमक कैसे प्राप्त होगा? अब इसमें आप लिख सकते हैं कि यहां पर्दे शब्द में यमक है। यहां पर्दे शब्द में क्या है? यमक है। कैसे है?
देखो एक तो ये आ गया पर्दे, ठीक है, जैसा कि मैंने कहा सहभंग शब्द को तोड़कर अर्थ की प्राप्ति होगी। एक तो ये पर्दा आ गया। अब यहाँ पे देखिए परदेशी शब्द को देखिए। अब परदेशी शब्द में ये देखो ये पर्दा शब्द है, उसको क्या करेंगे, अलग करेंगे। देखो पर्दे आ गया और परदेशी शब्द में ये पर्दे आ गया। तो अब इसको आप बताओगे कैसे कि जी पहला पर्दे है वो तो क्या है, स्वतंत्र और सार्थक शब्द। पहला पर्दे क्या है, स्वतंत्र और सार्थक शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ पर्दा होता है, जिसका अर्थ पर्दा होता है, जिसका अर्थ क्या होता है, पर्दा होता है। अब दूसरे पर्दे के बारे में क्या लिखोगे, दूसरे पर्दे के बारे में लिखोगे परदेशी शब्द का अंश, परदेशी शब्द का अंश, क्योंकि परदेशी शब्द से पर्दे निकाला, क्योंकि तोड़ के निकाला है, तो इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, ये दो आगे, ये कौन सा हो गया, सभंग यमक अलंकार हो गया। चलो एक उदाहरण और देखते हैं इसके लिए। एक उदाहरण और देख लेते हैं सभंग का। कुमोदिनी मानस मोदिनी कहीं, कुमोदिनी मानस मोदिनी कहीं। अब आप इसमें देखेंगे कि भाई इसमें पूछ ले कि इसमें यमक अलंकार कैसे हुआ, तो देखो इस पूरी पंक्ति को ध्यान से देखिए, इसमें मोदिनी शब्द और कुमोदिनी में मोदिनी शब्द एक जैसा है या नहीं। अब इन दोनों को क्या कर लेंगे, अपने नीचे उतार लेंगे। तो पहला तो कुमोदिनी लिख दिया, कुमोदिनी, मोदिनी लिख दिया, क्षमा करें, मोदिनी। पहला मोदिनी कैसे प्राप्त हुआ अपने को, और दूसरा मोदिनी कैसे प्राप्त हुआ वो अपने को बताना है। तो प्रथम मोदिनी के आगे तो क्या लिख दोगे कि ये क्या है, कुमोदिनी शब्द का अंश है, कुमोदिनी शब्द का अंश। ठीक है, और दूसरा मोदिनी आप लिख सकते हैं स्वतंत्र और सार्थक शब्द हैं। स्वतंत्र और सार्थक शब्द है, जिसका अर्थ प्रसन्नता देने वाली, प्रसन्नता देने वाली होता है, प्रसन्नता देने वाली होता है। तो पहले मोदिनी का अर्थ कुमोदिनी शब्द का अंश, दूसरे मोदिनी स्वतंत्र और सार्थक शब्द है, जिसका अर्थ होता है प्रसन्नता देने वाली। इस प्रकार सभंग के आपको दो उदाहरण करवा दिए, और मेरे हिसाब से अभंग और सभंग आपको समझ में आ गया होगा। सभंग के अलावा जितने भी मैंने उदाहरण बताए हैं, पहले 3 बताए थे और अब इसके 3 बताए थे, और एक अभंग में आपको बताया था 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं। ये सब किस में आ जाएंगे, अभंग यमक अलंकार के अंतर्गत आ जाएंगे। मैं आपको 1-2 उदाहरण और बता देता हूँ यमक के, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़रूरी है। और
इन अलंकारों की तैयारी आपके लिए बहुत फायदेमंद है। ये प्रथम श्रेणी अध्यापक के लिए भी फायदेमंद है और द्वितीय श्रेणी अध्यापक के लिए भी फायदेमंद है। तो देखते हैं एक उदाहरण और मैं उदाहरण देने जा रहा हूँ कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी का जो बिहारी का अध्याय है उसमें एक पद है, एक दोहा है, उसका उदाहरण मैं आपको देने जा रहा हूँ। देखिए यमक का है, भजन कयो ताते भजो, भजन कयो ताते भजो, भजो ने एको बार, दूरी भजन जाते कयो, दूरी भजन जाते कयो, भजन कयो ताते भजो, भजो न एको बार, दूरी भजन जाते कयो। सोते भजो गवार, सोते भजो गंवार। ये उदाहरण है बिहारी के अध्याय से दोहे का। अब इसको पहले इसका अर्थ देख लेते हैं। भजन कयो मतलब भजन करने के लिए कहा, ताते मतलब वहां से, भजो मतलब भाग गया। तो प्रथम भजो का अर्थ क्या हो गया? भाग गया या भाग जाना, या भाग जाना। प्रथम भजो का अर्थ क्या हो गया? भजन कयो ताते भजो मतलब भजन करने के लिए कहा, वहां से तू क्या हो गया? भाग गया। भजो न एको बार, भजो मतलब भजन करना, मतलब तूने एक बार भी उसका भजन नहीं किया, उसको अपने हृदय में नहीं उतारा। दूरी भजन जाते कयो मतलब मैंने जिसके भजन को करने से तुझे दूर रहने के लिए कहा, सोते भजो गवार, तो हे गवार तूने उसी को क्या किया? भजन किया। तो यहाँ पे भजो भजो देखिए 2 बार आ गया। भजो भजो कितनी बार आ गया? 2 बार आ गया। शब्द एक जैसे हैं लेकिन उनका अर्थ देखिए प्रत्येक बार क्या है? भिन्न। भजो प्रथम भजो का अर्थ क्या हो गया? भाग गया या भाग जाना। दूसरे भजो का अर्थ हो गया भजन करना। ठीक है, तो इसका अर्थ भी आपको समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। सारंग ले सारंग चली, सारंग ले सारंग चली, सारंग पूगो आए। सारंग ले सारंग चली, सारंग पूगो आए। सारंग ले सारंग धर्यो, सारंग ले सारंग धर्यो, सारंग सारंग माय। अब ये उदाहरण देखिए। सारंग ले सारंग चली, सारंग पूगो आए, सारंग ले सारंग धर्यो, सारंग सारंग माय। अब इसमें तो बहुत सारे सारंग आए, अब क्या करें भाई? इसका अर्थ अपने को देखना पड़ेगा, तब जाके अपने को सारंग का अर्थ आएगा। सारंग कितनी बार आया है? 1 बार, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बार। सारंग तो 7 बार आया है।
तो प्रत्येक सारंग का अपने अर्थ देख लेते हैं, और प्रत्येक सारंग का अर्थ अपने देख लेंगे तो पूरा यमक अलंकार भी अपने को समझ में आ जाएगा, क्योंकि सारंग शब्द है उसकी आवृत्ति बहुत बार हुई है, एक से अधिक बार आया है, और अर्थ प्रत्येक बार उसका भिन्न है। तो प्रथम सारंग का अर्थ देखिए, प्रथम सारंग का अर्थ हो जाएगा नायिका। नहीं, प्रथम सारंग का अर्थ हो जाएगा घड़ा। प्रथम सारंग का अर्थ क्या हो जाएगा? घड़ा। तो साथ साथ में आप जो शब्द आपको अर्थ बता रहा हूं वो अर्थ मिलाते रहना, आपका ये जो पूरा दोहा है वो हल होता रहेगा। तो प्रथम सारंग का अर्थ घड़ा हो गया। दूसरे सारंग का अर्थ, सारंग ले सारंग चली, मतलब नायिका। यहां तक समझ में आया कि घड़ा, घड़ा लेकर नायिका चली, दो का अर्थ समझ में आया। तीसरा सारंग, आगे क्या दे रखा है? सारंग पुगो आए। सारंग मतलब वर्षा या मेघ, वर्षा या मेघ। चौथा सारंग, प्रथम पंक्ति को देख लेते हैं। प्रथम पंक्ति में 3 सारंग आए हैं, अब तीनों का अर्थ अपने जान लेंगे तो प्रथम जो पंक्ति अपनी हल हो जाएगी कि देखो सारंग ले मतलब घड़ा लेकर नायिका चली, सारंग मतलब वर्षा या मेघ, सारंग पुगो आए मतलब वर्षा। इतने में क्या हो गई कि जब नायिका घड़ा लेकर जाने लगी उस समय क्या हो गई? वर्षा होने लग गई। सारंग ले, चौथे सारंग का अर्थ होता है वस्त्र। चौथे सारंग का अर्थ क्या हो गया? वस्त्र, मतलब वस्त्र लेकर। फिर अगला सारंग है घड़ा। फिर 5वें सारंग का अर्थ क्या हो जाएगा? घड़ा, क्योंकि अपने को ये पूरा बनाना भी है इसलिए। अब देखो यहां तक देखिए, घड़ा वस्त्र लेकर सारंग धर्यो मतलब घड़ा रख दिया, धर्यो मतलब रख देना। सारंग सारंग माई, सारंग। छठे सारंग का अर्थ क्या हो जाएगा? सुंदरी या नायिका। और अंतिम 7वां सारंग है, उसका अर्थ क्या हो जाएगा? सरोवर। ठीक है मित्रों, अब 7 सारंग थे अपने पास, सातों सारंग का अर्थ अपने को समझ में आ गया। और अब आप इसको पूरी तरीके से मिला सकते हैं कि देखिए सारंग मतलब घड़ा लेकर, सारंग नायिका चली, सारंग पुगो आए मतलब इतने में क्या हो गई? वर्षा होने लग गई, मेघ आ गए, वर्षा होने लग गई। सारंग ले, फिर सुंदरी ने क्या किया? अपने सिर पर वस्त्र धारण किया, वस्त्र लिया, सारंग धर्यो और घड़ा रख दिया। कहाँ रखा सुंदरी ने घड़ा? सरोवर के अंदर रख दिया। समझ में आया? तो जब 7 सारंग आए, सातों का अर्थ अपनों ने अलग अलग कर देख लिया है, तो इस प्रकार आपका यमक अलंकार पूर्ण रूप से पूरा होता है। और इसके जो 2 भेद है, अभंग और सबंग, दोनों मैंने आपको उदाहरण के माध्यम से समझा दिया है, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आ गया होगा। तो आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, आगे नेक्स्ट वीडियो आपको मिलता रहेगा समय समय पर। और आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में ये सब चीज़ें एक बार नोट कीजिए, उनको बार बार पढ़िए, उनका बार बार अभ्यास कीजिए। अब आगे के जो अलंकार बचे हैं वो अपने क्रमबद्ध तरीके से करते रहेंगे। अब अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को बार बार देखिए, और जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है वो अपने कमेंट बॉक्स में उसका कमेंट आप लिख सकते हैं, और हम आपकी समस्या का हल करेंगे। ठीक है मित्रों, वंदे मातरम, जय हिंद।